अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फाइनल काउंटडाउन शो के साथ मैं हूं आपका होस्ट आमिर खान। सबसे पहले मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन का तहे दिल से मशकूर कि उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को पसंद किया और अपनी आरा से हमें आगाह भी किया। हमें आपके सजेशंस, आपके कमेंट्स का हमेशा इंतजार रहता है। कामयाबी की हुआ करती है नाकामी दलील, रंज आते हैं तुझे फरहत दिलाने के लिए, तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबरा, ए उकाब ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो हमेशा कामयाबी उसी वक्त मिलती है जब इंसान नाकाम होता है और अपनी नाकामियों से सीखने के बाद ही कामयाबी में वो बेहतर मंजिल हासिल कर सकता है। तो चलते हैं इस वीक की टॉप स्टोरीज की जानिब। तो इस वीक की टॉप स्टोरीज में सबसे पहले पीसीबी ने सरफराज अहमद को वर्ल्ड कप के लिए कप्तान नामजद कर दिया है। एहसान मानी का कहना है कि वर्ल्ड कप के कैप्टन सरफराज होंगे, जो कि बहुत ही रिफ्रेशिंग है और बहुत अच्छी बात है। नॉन स्टॉप क्रिकेट गैर मुस्तकिल परफॉर्मेंस की वजह है, ये मिकी आर्चर का कहना है, पाकिस्तान टीम के हेड कोच। किसी कप्तानी छिन जाने का कोई अफसोस महसूस नहीं कर रहा सरफराज अहमद, और ना उन्हें कोई डर है ना कोई खौफ है इस हवाले से। और T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान एक बार फिर प्रोटीज के खिलाफ नाकाम हो गया। पाकिस्तान ने 11 कंसेक्यूटिव विन के बाद 12th एवेन्यू में 12वीं सीरीज जो है उसमें नाकामी हासिल की। आखिरी T20 इंटरनेशनल में शादाब खान और मोहम्मद आमिर ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। और आखिर में हम बात करेंगे थर्ड सेगमेंट में पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट की टैलेंट नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो बेंच स्ट्रेंथ, जो पाकिस्तान की हमेशा कही जाती है कि बेंच स्ट्रेंथ का प्रॉब्लम है, पाकिस्तान में वो टैलेंट नहीं मिल रहा है। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमने जिस शख्सियत को यहाँ पे दावत दी है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। एक स्टाइलिश ओपनिंग बैट्समैन हैं और DHS सोफा यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स डायरेक्टर भी हैं, जनाब मोइनुल अतीक साहब। तो मोइनुल अतीक साहब को हम अपने शो में वेलकम कहते हैं। मोइन भाई, बहुत खुशी है कि आप हमारे शो में दोबारा तशरीफ लाए। हम बात करने जा रहे हैं तमाम इन इश्यूज पे लास्ट वीक में जो हुए हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं पीसीबी का। ये एहसान मानी का कहना कि पीसीबी ने ऐलान कर दिया कि सरफराज अहमद जो है वो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के कैप्टन होंगे। काफी कॉन्सेंट्रेंसी चल रही थी, काफी लोगों की राय थी कि हो सकता है कि सरफराज कैप्टन ना हो, लेकिन एंड ऑफ द डे फैसला हुआ है एहसान मानी का। क्या कहते हैं? बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन अगर ये पहले हो जाता तो और बेहतर था। उसकी एक वजह ये है कि जब आप लेट डिसीजन लेते हैं तो उसमें ये होता है कि ज़ाहिर टीम में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं और वर्ल्ड कप एक इवेंट आने वाला था, जिसकी वजह से लोगों के जहन में बहुत सारी चीज़ें थी कि हर आदमी की ख्वाहिश होती है और शैतान सबके साथ है कि भाई हो सकता है मैं कैप्टन बन जाऊं। तो मेरे हिसाब से अगर मैं उस प्लेस पे होता तो मैं इसको पहले ही कैप्टन डिक्लेयर कर देता, अनाउंस कर देता कि सरफराज नवाज कैप्टन है। तो फिर टीम में थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता। वो इसलिए फ़र्क पड़ता कि फिर उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है फिर सिर्फ बैटिंग पे रहती है, रिमेनिंग बैट्समैन की। एक दो प्लेयर ज़रूर होते हैं टीम में जो चाहते हैं कि हम कैप्टन बने, लेकिन थोड़ा सा लेट। और सरफराज की कप्तानी पे मोइन भाई, ये बहुत लोगों ने, बहुत पुराने टेस्ट क्रिकेट ने, मुबस्सरीन ने, नाकदीन ने ये बात की है कि सरफराज को तीनों फॉर्मेट में कैप्टनसी नहीं करनी चाहिए। टेस्ट क्रिकेट के भी कैप्टन हैं, वनडे के भी कैप्टन हैं और उसके साथ साथ T20 इंटरनेशनल के भी कैप्टन हैं। जी, वो तीनों फॉर्मेट एक साथ तो खेले नहीं जाते, पहली बात तो ये है ना। और टाइम के हिसाब से खेले जाते हैं। एक वनडे होता है, T20 होता है और ज़ाहिर है फिर 5 डे मैचेस होते हैं। तो उसमें मेरे हिसाब से ये है कि उसके लिए ज़्यादा अच्छा था कि तीनों फॉर्मेट में खेलता और तीनों फॉर्मेट से उसको प्रैक्टिस मिलती, कैप्टनसी सीखने को मिलती। जैसे आपने कहा इंट्रो में कि लर्न फ्रॉम द रिफ्लेक्शन, कि आदमी अपनी गलतियों से सीखता है और वही तरक्की करता है जो अपने आप को ब्लेम करता है, ना कि दूसरों को ब्लेम करे। तो बेसिकली जो ब्रेव पर्सनैलिटीज़ होती है ना, वो इसी किस्म की होती है कि जो अपनी वीकनेसेस सीखे। तो मेरे हिसाब से ये तीनों फॉर्मेट का जो कैप्टन है इसमें कोई हर्ज नहीं है। हमारे यहाँ ट्रेंड है कि कोई T20 का प्लेयर है, कोई ODI का प्लेयर है। अहमद शहजाद की मिसाल दे दूँ, आप जब वो खेलता था तो उसको ऐसी एक मैच में कहा कि तुमने स्लो खेलना है, स्लो इसलिए खेलना है ताकि तुम 5 डे में भी खेल लो। हाँ, ये स्टेडियम में फाइनल था। उसने कहा ये तो नहीं हो सकता। मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है, तुम कोशिश करो। तो खैर पूरे दिन में उसने 75 रन किए और अगले दिन अखबार में हेडिंग आ गई कि अहमद शहजाद कैन प्ले इन लॉन्ग वर्जन गेम। तो अब वो तीनों फॉरवर्ड में खेल रहा है। तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। देखें, दूसरों की कंट्री में आपके पास बहुत सारे प्लेयर होते हैं तो वो रोटेशन में रखते हैं और उनको खिलाते रहते हैं। इंडिया की एग्जाम्पल है कि उनके पास कई प्लेयर्स हैं
एक ही जैसे और वो रोटेशन में रखते हैं, उनको एक्टिव रखते हैं ताकि वो किसी वक्त भी खेले और परफॉर्मेंस करें। हमारी जो पूल है उसमें इतने प्लेयर्स नहीं हैं, फिर उनको जब आप खिलाते नहीं हैं तो उनको कॉम्बिनेशन नहीं बनता, प्रैक्टिस नहीं होती। तो मेरे हिसाब से T20 के अलावा ODI और टेस्ट मैचेस है, दिस इज माय ओपिनियन, के सेम प्लेयर होने चाहिए। लेकिन मोइन भाई, यही मिकी आर्थर का कहना ये है कि नॉन स्टॉप क्रिकेट और गैर मुस्तकिल मिजाजी जो है ये प्लेयर की परफॉर्मेंस पे बहुत असर डाल रही है, यही हमारी वजह है हार की। तो ये मैं जानना चाहता हूं, कह रहे हैं 5 महीने, पिछले 5 माह में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज खेली है दुबई में, देन पाकिस्तान प्लेज अगेंस्ट न्यूजीलैंड, एंड एंड ऑफ द डे अभी जो सीरीज हुई पाकिस्तान के साथ। जो देखिए जी, बात यह है कि जो सीरीज दुबई में हुई है तो वो तो टाइम पूरा हो गया था और अल्लाह ताला ने रात दी है सोने के लिए। और जाहिर है जो आपका इंट्रो था उसमें कि लर्न फ्रॉम द रिफ्लेक्शन, आप अपनी गलती को निकालें, ना कि आप टीवी पर ये बात करें कि किसकी वजह से हारे, कि नींद न होने की वजह से हारे। ऐसा है नहीं, रिमेनिंग कंट्रीज भी खेलती हैं, आपको रेस्ट का मौका मिलता है। आप जो हारे हैं अपनी गलतियां, टेक आउट योर मिस्टेक्स एंड डू सम प्रैक्टिस ऑन देम एंड मेक देम परफेक्ट। भाई आपके वक्त में इतनी लीग्स नहीं थी, जहां तक मैं जानता हूं इतनी लीग्स नहीं होती थी, इतना टूर्स नहीं होते थे। फिर जो टेस्ट मैच होता था उसमें 1 दिन का वक्फा भी होता था, 3 दिन के बाद एक चौथे दिन का वक्फा होता था, फिर 2 दिन बाद में होते थे। आज जो टेस्ट क्रिकेट होती है 5 दिन कंसेक्यूटिव डेज क्रिकेट होती है। T20 में आपने सिर्फ 2 ओपनर सेलेक्ट किए थे, जो एक ओपनर है जो फखर जमान, दूसरा जो ओपनर है जी वो बाबर आजम खेल रहे थे। बाबर आजम को खिलाया गया है, मेकशिफ्ट ओपनर के तौर पे। मेकशिफ्ट ओपनर खिलाया उसे, जो ओपनर है वो उसको तो खिलाया ही नहीं। और जो आपके जो फॉर्मेट में खेलते हैं वो रेस्ट तो खुद मिल जाता है, कभी कोई खेलता है कभी कोई नहीं खेलता, राइट। तो बेसिकली मैं इसको कहते हैं मोनर्स एंड डोनर्स, कि इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स, राइट, आई मीन यू शुड सी योरसेल्फ वेयर आई डन मिस्टेक ऑन द बेसिस ऑफ मिस्टेक, और उसको वर्किंग करें और फिर इंशाल्लाह आगे। अच्छा मुझे भाई एक देखें, सरफराज अहमद को तो जितना मैं जानता हूँ बड़े एग्रेसिव कैप्टन है और उनका बड़े पैशनेट है क्रिकेट के लिए, और आपकी भी मुलाकात हुई सरफराज के साथ, तो क्या सरफराज से आपने इस सिलसिले में बात की? सरफराज से जो मुलाकात हुई थी, इत्तेफाक से इस में मुलाकात हुई, तो आया तो मैंने उससे यही बोला कि देखो अल्लाह ताला हर काम में बेहतरी करता है। अल्लाह ताला ने तुम्हें बैन लगाया, ICC तुम बाहर हुए, और जो है और इसी में बेहतरी है, और उसको रिजल्ट मिल गया, वो कैप्टन बन गया। इत्तेफाक से बेचारा शुएब मलिक लकीली वो नहीं जीत सका, लेकिन ये है कि उसमें वो बड़ा कॉन्फिडेंट था सरफराज कि नहीं कोई बात नहीं मुझ भाई, अल्लाह की इसमें बेहतरी होगी। और बहुत अच्छा बच्चा है और बड़ा ब्रेव बच्चा है, और मतलब कैप्टन है पाकिस्तान का, और ज़ाहिर है शागिर्दों की तरह है, तो मेरे जहन मुँह से यही निकलेगा कि छोटा है, लेकिन आई वुड से दैट के जो PCB ने जो डिसीजन लिया है सरफराज का, बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, लेकिन थोड़ा सा पहले लेते तो जो साइकी है थोड़ी सी दूसरे प्लेयरों की, कुछ प्लेयरों की, वो थोड़ा सा नीचे हो जाती, और फिर वो उनकी कंसंट्रेशन एक चीज़ पे आ जाती है और टीम में फिर फर्क पड़ जाता, तो फॉरेन डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन सरफराज ने क्लियरली मेंशन किया है मोइन भाई, उन्होंने कहा है कि मुझे कप्तानी छिन जाने का कोई अफसोस, कोई खौफ नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है, आई एम नॉट अफ्रेड अबाउट इट। वो इतना कॉन्फिडेंट था, जब वो बाहर जब बैठा हुआ था, जब ये मिला हमसे वहाँ पे, तो उसने यही कहा कि कोई बात नहीं, और खेलना और जीतना कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो कंट्री के लिए खेलते हैं, वो भी हमारे भाई हैं, वो खेल रहे हैं, कोई बात नहीं। तो बड़ा ये खुश बहुत अच्छा लड़का है, और इसका करैक्टर बहुत अच्छा है, और ये दूसरों के लिए अच्छी बात सोचता है, इसमें नेगेटिविटी बहुत कम है, दूसरों के लिए अच्छाई सोचना, और यही एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है कि सबको लेकर चले। ये नहीं कि बाहर हो गया है तो वो उसकी जो है नेगेटिव थॉट आ जाए दूसरे कैप्टन के लिए, बल्कि ये भी कहे चलो शुएब मलिक अच्छा परफॉर्मेंस करे, तो ये भी मतलब टीम के साथ बहुत अच्छा उन्होंने जेल किया है। और अभी आपकी बात से एक मैं बात यहाँ पे फर्दर ऐड करना चाहूँगा कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, PMA जिसे कहते हैं, वो ही आपकी हमेशा कामयाबी की सक्सेस की वजह बनती है, और इनका पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड है, और ये ट्रांसफर किया है, इन्होंने ट्रांसफर किया है टीम में, और टीम में देखें तमाम जो खिलाड़ी है उनकी सिंक्रोनाइजेशन कितनी अच्छी है, ये हमारी टीम की इसलिए हम 11 कंसेक्यूटिव हमने T20 इंटरनेशनल जीते सरफराज के कैप्टन ना। हाँ, लेकिन ये है कि बिल्कुल पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड ही काम आता है, इसमें देखें टैलेंट डज नॉट मैटर, टैलेंट टू बी सिर्फ इगोइज्म, राइट, और हाउ कुड यू पॉलिश टैलेंट वाया एटीट्यूड, तो एटीट्यूड आपका पॉजिटिव होगा तो वीक प्लेयर भी जो है परफॉर्मेंस कर सकता है। आप एग्जांपल ले लें, हम वेस्ट इंडीज़ की सीरीज में थे, सारे प्लेयर फिजिकली तो नहीं, मेंटली अनफिट थे, मोस्ट ऑफ द प्लेयर,
क्योंकि बहुत वेरी फास्ट बॉलर थे। लेकिन क्या था, खान साहब की एक पॉजिटिव एटीट्यूड से हम 15 से 20 साल बाद गयाना टेस्ट मैच जीते थे 10 विकेटों से। और सिर्फ जो मैंने एनालिसिस किया वो ये था कि यहाँ पे तो सब कोई खेलना नहीं चाह रहा, लेकिन 4 आदमी या 5 प्लेयर ऐसे थे जिनका पॉजिटिव एटीट्यूड था, और वो पॉजिटिव एटीट्यूड इतना भारी था कि जिसकी वजह से हम ये मैच जीते। और टॉप टीम थी वेस्ट इंडीज की। बिल्कुल सही है कि द वे यू थिंक यू डिलीवर इन दैट मैनर। इफ यू थिंक पॉजिटिव यू डिलीवर पॉजिटिव, इफ यू थिंक नेगेटिव यू डिलीवर नेगेटिव। तो पाकिस्तान टीम की जो सबसे जो शाइन बात है, जहाँ वर्किंग करनी है, इस एटीट्यूड पे वर्किंग करने की जरूरत है, क्योंकि हम जो हारे हैं उसमें बहुत सारे फैक्टर। लेकिन मोइन भाई एक बात मैं आपसे कहूंगा कि पीसीबी के पास, क्या ये आपसे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीसीबी को ये मालूम नहीं कि इन्होंने कोई सेमिनार, कोई वेबिनार, किसी चीज की ट्रेनिंग नहीं दी कि क्या बात आपको करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है, मीडिया को कैसे हैंडल करना है। आप टीम के कैप्टन हैं, आपकी टीम के खिलाड़ी है, ये चीजों की क्यों ट्रेनिंग या ग्रूमिंग नहीं होती है? यहाँ पे कितने अफराद में कहता हूँ कि वो बैठे हुए हैं टीम के अंदर, बोर्ड के अंदर। आप अगर ऑर्ग चार्ट देखें, ऑर्गेनोग्राम देखें आपका, तो आपको इतने खिलाड़ी, इंटरनेशनल डायरेक्टर अलग है, नेशनल डायरेक्टर अलग है। मुदफ्फर नजर को देख लें आप, मुदफ्फर नजर के बाद आप ये इनको देख लें, जाकिर खान, वो हमेशा साथ होते हैं। बहुत सारे और खिलाड़ी, सुमान है को देख लें, ये सब लोग साथ। तो ये ट्रेनिंग या ग्रूमिंग क्यों नहीं की जाती खिलाड़ियों की कि उनको ये कंट्रोल हो? ऐसा नहीं है, कोशिश करते हैं नेशनल क्रिकेट अकेडमी में भी और पीसी में भी बताए देते हैं। लेकिन 1 लेक्चर और 2 लेक्चर that does not matter, right? Because learning has no end as far as you're alive on result. It's a continuous process, right? तो मेरे हिसाब से जो ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सरसाइज है, जिसको पेप टॉक, पेप का मतलब एनर्जी टॉक, वो एक बंदा ज़रूर होना चाहिए जो ऑपरेशन लेवल पे काम आए। देखिए जी, जो हम आपसे बात करेंगे, कोई भी लेक्चर देंगे तो इमीडिएट इफेक्ट उसका आता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जो प्रेशर आता है, स्ट्रेस आता है, उसके बाद भूल जाता है। अब जो सरफराज से जो बात निकली थी वो इट वॉज नॉट डेलिबरेट, उसने जानबूझ के नहीं कहा, वो निकल गया। अब इसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। जाहिर है आप इस लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे है, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसमें जरूर इसके बारे में सोचना पड़ेगा और कर भी रहे हैं। आप चंद खिलाड़ियों में हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में एमफिल किया हुआ है, आप जैसे खिलाड़ियों से ये बेनिफिट क्यों नहीं हासिल करती पीसीबी? और दूसरी बात ये है कि मैं कहना चाह रहा हूं कि एनसीए, नेशनल क्रिकेट अकेडमी में जितनी भी एनसीए हैं, जी मेरा फर्म बिलीव है अल्लाह की जात पे, अल्लाह की मर्जी नहीं है। इंशाल्लाह बिल्कुल जब भी ज़रूरत पड़ी इनको कोशिश की। सरफराज है, अहमद शहजाद है, यूनुस खान है, पाकिस्तान की टीम, अफगानिस्तान की टीम है, तो सिर्फ कम्युनिकेशन ही नहीं है, उसमें बहुत सारी, क्योंकि जो मेंटल एटीट्यूड है, जैसे आपने कहा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइगर वुड के अल्फाज है, स्पोर्ट इज प्लेड विद द बॉडी एंड बॉर्न इन द माइंड। इमरान खान के दौर में तो कोई भी कोच नहीं था, राइट? वो इंग्लैंड भी जीते, वेस्ट इंडीज़ भी जीते, राइट? इंडिया में जो सीरीज हुई थी, जो बेंगलोर टेस्ट जीता, वहाँ पर भी जीते। वहाँ पे सिर्फ एक इंतखाब आलम होते थे जो मैनेजर भी काम करते थे, कोच का भी काम करते थे। तो इमरान खान अवे जीत गया, वो कैसे जीत गया? और सेकंड बारी में जीतता है। बाकी जब दूसरे कैप्टन बनते हैं तो वो सेकंड बारी में उनको मोइन भाई, बहुत सी बातें हैं जो अभी आपसे करनी है। हम बात करेंगे T20 इंटरनेशनल के हवाले से भी, और बहुत सारे जो है इश्यूज हैं जिन पे बात करेंगे। तो चलते हैं एक स्मॉल शॉर्ट ब्रेक की जानिब, मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू फाइनल काउंटडाउन शो। नहीं तेरा नशेमन कस्र सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। हमारे खिलाड़ी शाहीन हैं, और शाहीन ही बेहतरीन परफॉर्मेंस करके ये साबित कर सकते हैं कि वो किसी टैलेंट में किसी से कम नहीं है। हम बात कर रहे थे पहले सेगमेंट में क्रिकेट पे, और क्रिकेट पे हम बात कर रहे थे तमाम इश्यूज पे, सरफराज के इशू पे बात की, मिकी आर्थर का ये कहना कि गैर मुस्तकिल मिजाजी ही हमारी परफॉर्मेंस की वजह है नाकामी की, और ये भी बात की कि सरफराज को किसी चीज़ का कोई खौफ और डर नहीं है कप्तानी लाने का। और हम बात करें स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की, तो मोइन भाई, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में इमरान खान ने वो कौन सा खुलिया रखा था जिसके बाद आप देखें कि हमारे खिलाड़ी जैसे अब्दुल कादिर को देख लें, रमीज राजा को देख लें, आमिर सुहेल, और बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं कि जिन्होंने परफॉर्म भी किया और उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट से अपना नाम भी बनाया। उनकी सिर्फ 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक तो स्टिग्मा ऑफ फियर नहीं था, और कभी फ्यूचर में जम नहीं करते थे, वो गेम को एंजॉय करते थे। लेकिन अगर जैसे सुबह मैच है, पहला ओवर है, तो पहला ओवर को एंजॉय करो। वो फ्यूचर में जम नहीं कर जाते थे, राइट? जब फ्यूचर में जम चला जाता है कि मैच जीतेंगे या ना जीतेंगे, तो इससे स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, फिर उसकी परफॉर्मेंस हर्ट होती है।
तो बेसिकली जो हम बात कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि उस जमाने में कोचेस नहीं थे, और लेकिन फिर भी हम सीरीज जीते, वर्ल्ड कप जीते। क्या वजह थी? यही वजह थी कि पीए में जो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड था उनका इतना हाई था, और स्टिग्मा ऑफ फेयर नहीं था, और लिव इन प्रेजेंट मोमेंट का कॉन्सेप्ट था, करंट मोमेंट को एंजॉय करते थे, इस वजह से टीम जीती है। अब हम लोग जाते हैं प्रेशर में खेलते हैं, राइट, क्यों हम जम कर जाते हैं। जैसे मिकी आर्थर ने बोला कि इनकंसिस्टेंसी, राइट, तो इनकंसिस्टेंसी कहना तो बहुत आसान है, इसके लिए वर्किंग करने के लिए कोई स्ट्रेटजी है आपके पास? स्ट्रेटजी बकायदा इसकी स्ट्रेटजी है कि इनकंसिस्टेंसी को कंसिस्टेंट कैसे बनाया जाए। जो मैंने अभी एक बात बोली आपको कि आप इनको एंजॉय कराओ, आप इनको जो है प्रोसेस मैनेजमेंट में लेके आओ, है मेथोडोलॉजी पर लेकर आओ। फ्यूचर में जब मत करो कि तुमने मैच जीतना है और हमारी जो है परफॉर्मेंस खराब हो रही है, तो व्हाट हैपेंड देन? फिर उससे जो है इंसान के दिल में और जो माइंड में है खौफ आ जाता है। जब खौफ आ जाता है तो उसकी जो बॉडी है, बॉडी लैंग्वेज उसकी स्लो हो जाती है और वॉक डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। तो इसलिए मैं सजेस्ट ये कहूँगा, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स, राइट, तो वही बात कर रहे थे मोइन भाई आप कोचेस के हवाले से। जी। कोचेस को अगर आप देखें तो पाकिस्तान में बेहतरीन कोच एनसीए के साथ उनसे लेकर 10-15 साल से कोचिंग कर रहे हैं, आज तक मौका नहीं मिला। मिकी आर्थर ग्रैंड फ्लावर को मुझे समझ नहीं आता कि वो ग्रैंड फ्लावर पाकिस्तान के बैटिंग कोच हैं, और अजहर महमूद था। अगर आजम खान का नाम एंडी होता तो वो भी टीम में होता, और अगर सभी का नाम सैदी होता तो वो भी टीम में होता। बात ये है कि हम लोग मुतासिर लोग हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमारे पास बड़ा टैलेंट है, और ये जो एनसीए कोचेज हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे कोचेज हैं। आप उसको बता दें, जावेद मियादाद को बना दें आप कोच, राइट, आपकी टीम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। लेकिन जाहिर है हर आदमी में एक स्किल्स होती है, टेक्निकल स्किल में टॉप। इवन जो फॉरनर्स थे, इवन मैंने गवास्कर के सुना कि गुरु मानते हैं उनको कि भाई उससे सीखो तुम। मैंने जब एक सवाल किया गवास्कर से तो उसने ये बोला कि तुम्हारे पास गुरु है ना भाई जावेद मियादाद, उससे सीखो। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में क्या है कि नाम आपका टोनी हो तो यू आर वेलकम, राइट, अगर तनवीर है तो मुश्किल है। बेसिकली यही है कि जब मुतासिर कौम होती कभी तरक्की नहीं कर सकती। इमरान खान साहब में ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि वो किसी से मुतासिर नहीं होता, और ये हैबिचुअल होता है आदमी ना। अब मैं बताऊं मोइन भाई, रिचर्ड पाइवर्ट से ले लें आप, जेफ लॉसन ले लें, डेव वॉटमोर ले लें, आप डेव वॉटमोर के बाद मिकी आर्थर ले लें, इतने कोचेज आए हैं, पाकिस्तान की रैंकिंग कभी भी बेहतर नहीं कर सके उस लेवल। देखिए जी, असल में ये कल्चर को समझ जाते हैं, 20 लाख रुपए महीना मिलता है इनको। और ये जैसे इससे पहले डेव वॉटमोर था, तो वो एक दफ़ा नदीम चुन्नी के ऑफिस में बैठा हुआ है, कभी कहीं बैठा हुआ है, कभी कहीं बैठा है। मैंने कहा यू अंडरस्टैंड द कल्चर, क्या ये आई नो कल्चर, कि जाहिर है बटरिंग करेंगे तो काम होगा। तो बेसिकली जो है जाहिर है ये अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन से हट जाते हैं। मिकी आर्थर अच्छा कोच है, हम ये नहीं कहते, लेकिन इसकी जेबीज डिफाइन होनी चाहिए। हर चीज में इन्वॉल्वमेंट नहीं अच्छी लगती, राइट, एक लिमिटेशन होनी चाहिए। आपने कमेटी बनाई है वसीम अकरम की, मोहसिन हसन खान की, मिसबाह की, ये पाकिस्तान के लेजेंड है। तो मोहसिन हसन खान ने कोई कोचिंग कोर्स नहीं किया, लेकिन दुबई में जब वो कोच थे या पाकिस्तान ने बहुत कोच किया, लेकिन क्या हुआ, क्यों जीते? सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कोचिंग में टीम को जेल करना, टीम वर्क। अगर टीम वर्क नहीं, इंडिविजुअल कितना बड़ा भी प्लेयर है वो टीम को नहीं जाता। आप मिसाल ले लें सेकंड वनडे की, राइट, कि जब तलत और जो बाबर आजम थे, ये दोनों जो है किसके, एक 50 के चक्कर में आया और एक 100 के चक्कर में आया। 12 बॉलें डॉट बॉल खेली है सेकंड वनडे में तलत ने, तो कितने 18 ओवर का मैच हो गया, पाकिस्तान ने 18 ओवर खेले, और वही एक टाइम था जिसमें ये स्लो खेले, जिससे पाकिस्तान जीता मैच, हार गया। अब वहां पे इनको टीम वर्क के बारे में बताना चाहिए, एनवायरनमेंट ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बनाना चाहिए कि भाई तुम डजंट मैटर। फॉर एग्जांपल खान साहब ने मुझसे बोला पर्थ की विकेट में कि मोइन तुमने सिर्फ टेरी ऑल्डरमैन के ओवर गुजारने हैं, मुझे रंजे नहीं चाहिए, क्योंकि पहले ओवर में 2 जाता था, 1-2 आउट हो जाते थे। वो स्ट्रेटेजी थी। अच्छा वो 100 नहीं का, अब मैं वहां खेला, मैं और सैयद अनवर ओपन गए, और हम लोग ने जो है वो तकरीबन 30 या 37 की सबसे टॉप ओपनिंग पार्टनरशिप की, और जब मैं आउट होके आया टेरी ऑल्डरमैन के 6-7 ओवर गुजर चुके थे, तो खान साहब ने बोला वेल डन, यू डन योर जॉब। तो क्या हुआ, अब वो मैं ये सोचता कि नहीं मैंने 50 नहीं किए, लेकिन मुझे अप्रिशिएट किया गया और अगला मैच भी मिला। तो बेसिकली बच्चों के दिल में खौफ होता है कि अगला मैच खेलूंगा या नहीं खेलूंगा। मोइन भाई टीम मैनेजरिया सेट करना पड़ेगा। टीम मैनेजमेंट अब होती है वो एक दिन मैच से पहले मेरे ख्याल में फैक्ट टॉक भी होती है, उस दौरान में टीम मीटिंग्स भी होती हैं, और डिसाइड होता है कि आप खेल रहे हैं, आज आप खेल रहे हैं। मुझे एक वाकया याद आता है इमरान खान का, मैं बताना चाहूंगा कि इमरान खान ने तबीयत बहुत खराब थी इंजमाम की,
इंजमाम से उन्होंने कह दिया कि जो ना आप मैच खेलेंगे, लेकिन इंजी को उन्होंने वही साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो मैच पाकिस्तान ने जीता 92 वर्ल्ड कप में। हालांकि इंजमाम ने कहा कि मेरा पेट खराब है, तो खान साहब ने बोला कि चाहे एम्बुलेंस है चाहे कुछ है, यू हैव टू प्ले, तो उसको मोटिवेट किया। और इमरान खान ने फाइनल के इंटरव्यू में ये बोला कि विन एंड लूज डज नॉट मैटर। किसका फाइनल? वर्ल्ड कप का फाइनल में बिफोर द मैच इंटरव्यू में खासा ये कह रहे हैं कि विन एंड लूज डज नॉट मैटर, वी विल एंजॉय द गेम। ही कन्वेड द मैसेज टू हिज टीम मेंबर हु वाज सिटिंग इन द ड्रेसिंग रूम, लुक जस्ट एंजॉय योर गेम, फॉरगेट अबाउट द एंड रिजल्ट। आगे नहीं, एंड दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट साइकी, दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट सिनेरियो। सारा खेल यहां से, सारा खेल यहां से। वही पीएमए वाली बात है ना, फिट इनफ सो यू कैन प्ले विद एनीवन, राइट? इट्स अ माइंड गेम, इट्स ऑल माइंड गेम 200%। इस पे हमारी वर्किंग कम है, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। देखिए, रट्टाफिकेशन, कॉपी एंड पेस्ट से कुछ नहीं होता। हमारी वीकनेस क्या है? हमारी वीकनेस है रनिंग बिटवीन द विकेट, टीम कॉम्बिनेशन, राइट, टीम वर्क, दैट इज इंपॉर्टेंट। इस पे वर्किंग करें। ऑस्ट्रेलिया के कोचिंग कोच उठा के आप वही एक रट्टाफिकेशन कराएं। बहुत सारे लड़के होते हैं जितना भी अच्छा कोच कोचिंग करते हैं, लेकिन जब ऑपरेशन लेवल पे जब आता है और स्ट्रेस सिचुएशन होती है, तो फिर क्या होता है पता है? उसका क्या होता है? सब कुछ भूल जाता है, वो इवन टेक्निक भी भूल जाता है। ऑस्ट्रेलिया में मैं फ्रंट फुट खेल रहा था, हालांकि बैक फुट खेला जाता है क्वींसलैंड में। मेरे पास मैसेज आया खान साहब का, एक ग्लव्स लेकर आया कि मोइन यहाँ बैक फुट खेलो। मैंने कहा नो, आई एम ओके विद फ्रंट फुट, राइट? तो फ्रंट फुट खेला, अल्लाह ने 70 रन करा दिए। कितने? 70 रन, राइट? और कौन सी टेक्निक की? रॉन्ग टेक्निक के साथ। क्या चीज ने परफॉर्मेंस कराई? किस चीज ने परफॉर्मेंस कराई? कि स्ट्रेस नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह। इवन वेस्ट इंडीज में पहले वनडे में 46 अल्लाह ने कराया। क्या था? एंजॉय कर रहा था। रमीज भी आया, कहने लगे मोइन तुम स्लो आ रहे हो, या मैंने कहा नो प्रॉब्लम, एडजस्ट कर लूंगा। तो कहने का मकसद ये, टैलेंट जो है पाकिस्तान की टीम में, मैं टैलेंट पर काउंट नहीं करता, एटीट्यूड पे वर्किंग करनी है। सब चीज़ ठीक है, ये भी कोच रहे, नो प्रॉब्लम, लेकिन इनको जो कोर्स डिजाइन है उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, उसकी जेडीज को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। भाई एक चीज मैं कहूँ आपको कि जितने भी इंटरनेशनल क्रिकेट पे जो आ जाते हैं खिलाड़ी, तकरीबन टैलेंट में करीब करीब बराबर होते हैं, लेकिन वो एक्सेल कौन करता है? एक्सेल वो करता है जिसको नाम को कंट्रोल करता है। जैसे विराट कोहली देख लें, जॉय राइट देख लें, आप इसको देख लें, स्मिथ को देख लें। आप देखें डायमेंशन ऑफ कंसंट्रेशन, उन्होंने कहा ना कि कंसिस्टेंसी नहीं है, तो डायमेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ये होती है कि बल्ले पे क्या लगता है। मेरा आपसे सवाल है, बॉल लगता है नहीं? बहुत सारे बैट्समैन जिनके बल्ले पे नाम लगता है, राइट? ठीक है, जिसकी वजह से वो नाम को खेलते हैं, बॉल को नहीं खेलते हैं। विल्स कप के फाइनल में एक मैं एग्जांपल शेयर करूंगा कि रात भर वो खेलता रहा, क्योंकि वसीम अकरम था, हैं कि यार तुम फेस करना, तुम फेस करना, तुम फेस करना। तो मैंने कहा मैं कर लूंगा फेस, खाना तो खाने दो। रात में चाय पी रहे हैं, तुम फेस करना, मैंने चाय तो पीने दो। मैंने कहा सुबह देखी जाएगी। तो रात भर वो वसीम अकरम खेलता रहा, सुबह हल्की सी बॉल लगी, तो क्या हुआ कि वो नाम को खेल रहा था। बल्ले पे बॉल लगता है, इवन पाकिस्तान टीम में भी यही लगता है कि बल्ले पे बॉल लगता है, बॉल तो खेलो। अक्सर जो प्रोफेसर है हमारे हाफिज साहब, वो मेरे पास आया, कहने लगे मैं क्यों आउट हुआ? कह रहा है, मैंने कहा तुम बताओ। कह रहा प्री प्लान आउट हुआ। नहीं, उससे पहले बताओ तुम्हारे से कुछ थोड़ा सा मसला है? कह रहा मेरे से मसला है। क्या मसला है? तुम बॉलर वो खेल रहे थे, पहले 2 बॉल पर छक्के मारे, ये बॉल वहीं गिरी, तुम पहले निकल गए, और बाद में जब तीसरी बॉल पे दोबारा निकले, उससे बॉल खींची। अभी तो डेल स्टेन का तो आपको पता है इशू रहा, डेल स्टेन ने इनको 6-7 दफा आउट किया, क्योंकि स्केट थे पहले ही जो खिलाड़ी डर जाएगा। तो मैं एनसीए में था, ये जब यूनुस खान साउथ अफ्रीका गए, तो ये स्टेन की मूवी देख रहे थे कि स्टेन क्या करता है, स्टेन क्या करता है, स्टेन क्या करता है। मैंने कहा यही खा जाएगा तुम। जब तुम इसको देख रहे हो, अपनी उसकी स्ट्रेंथ को देखोगे तो ये सर पे हावी कर लेगा। वो कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। मैसेज आप मैसेज कन्वे कर रहे हो अपने माइंड में कि स्टेन कुछ है, और स्टेन वाकई निकला फिर साउथ अफ्रीका में। तो बात यह है कि मुझे इमरान फरत ने आके मुझसे बोला कि मोइन भाई ये आपने बिल्कुल सही कहा था कि वहां पर जो है सिर्फ यही बात हो रही थी, उसको कैसे बचना है, उसको कैसे बचना है। उसने हार्डली एक स्पेल में 15 ओवर करता है टेस्ट क्रिकेट में, बहुत ज्यादा एक दिन में करेगा, 14 ओवर करेगा, राइट? और एक हैंड से करेगा, दोनों हैंड से तो करेगा नहीं। तो भाई आप स्ट्रेटजी बना लो इसको खेलने की, कोई मुश्किल काम नहीं है। एक बताओ मोइन भाई के लोग जो होते हैं वो आपका मिरर होते हैं, आपका आईना होते हैं। इस तरह से भी आप परफॉर्म करते हैं, कुछ भी पेश करते हैं अपने आप को, लोग वैसे ही आपको तस्वर करते हैं। दुनिया की पुरानी कहावत और 100% सच्ची बात है। और इसी तरीके से अगर आप किसी खिलाड़ी के हवाले से ये दबाव या प्रेशर अपने माइंड पे ले लेते हैं, यू कैन नॉट परफॉर्म। इमाद वसीम की मिसाल ले लें, वो आया और बहुत डिसहार्ट था, उसको सेलेक्ट नहीं किया ड्यू टू फिटनेस, राइट? और उसको ग्राउंड से बकौल उसके कि मुझे यहाँ से निकाल दिया। तो मैंने उसको थोड़ी ब्रेन एक्सरसाइज, मैंने कोई बात नहीं, अल्लाह की मर्जी नहीं, थोड़ा सा उसको काउंसलिंग थोड़ी सी की। तो उसने कहा अच्छा
मैंने कहा जाके वजू करो, नमाज पढ़ो, थोड़ा सुकून हो जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन वही मेरा कहने का मकसद है, ये इमाद वसीम एक प्लेयर है, गिव रिस्पेक्ट एंड गेट रिस्पेक्ट, राइट। ये नहीं कि अगर अनफिट है तो उसको ग्राउंड से तुम नहीं, यू आर नॉट पार्ट ऑफ माई टीम, राइट। नो, थोड़ा रिस्पेक्ट दो। खास साहब में ये था कि ये रिस्पेक्ट देते थे। इवन मेरा पहला टूर था, मुझसे मशवरा कर रहे हैं, बताओ क्या खेलना चाहिए, क्या और चाहिए पिला रहे। तो बेसिकली क्या वो पार्टिसिपेटिव अप्रोच करनी है कि एक छोटा प्लेयर भी उसको इन्वॉल्व कर दिया, राइट। तो बेसिकली क्या है कि सोलो परफॉर्मेंस नहीं चलती ये टीम मैनेजमेंट है। और फिर हम लोग जो हारे हैं, जो 2 वनडे हारे हैं, जो मुश्किल हारे हैं, वो किस वजह से हारे हैं? बैटिंग की वजह से हारे हैं। तो आपने 2 साल से एक बैटिंग कोच रखा हुआ है, उससे पूछो तो हाँ। देखें ये पहला वनडे डेविड मिलर की वजह से ये बिल्कुल उसने 4 कैचेस बड़े लिए और 2 डायरेक्ट हिट की, जिसमें बाबर आजम भी था, वो आउट हो गया। लेकिन मुझे ये पता है कि 2 रन आउट क्यों हुए, 4 कैच मारे तो उसी फील्डर की जगह क्यों मारे, गैप पे क्यों नहीं सिखा रहे, राइट। अब ये इनके जो माइंड में क्या है कि छक्के मारो छक्के मारो छक्के मारो। मुझे बताओ 20 ओवर क्रिकेट में 800 720 में पाकिस्तान के पास तो पावर हिटिंग है ही नहीं। मेरी बात सुनिए, माइंड गेम, लेकिन मैक्सिमम स्कोर 155 160 180 इतना ही होता है ना, एवरेज 190 नहीं, मैं एवरेज की बात कर रहा हूं कि बिटवीन 160 टू 190 रहता है ना। तो आप एवरेज निकाल लो, कितने छक्के लगते हैं। तो मेरा कहना है कि जो 12 डॉट बॉल खेली सेकंड वनडे में उसने, अगर वो माइंड में छक्का नहीं होता और बॉल मिस ना करता तो पाकिस्तान कितने रन से आ रहा है? 1 और 7 रन से। तो 12 डॉट बॉल हो गई ना, हर बॉल पे रन लेना था ना उसने। आप मारो ऐसा कि जैसे सिंगल भी मिले, बार दफा हो सकता है, लेकिन ये कहने का मकसद है कि गैप्स में मारना सिखाओ, इधर वर्किंग करो। रनिंग बिटवीन लगे, 2 रन आउट हो गए डायरेक्ट हिट पे, इधर वर्किंग करनी है कि रनिंग बिटवीन द विकेट। देखिए इसकी बकायदा स्ट्रेटजी है, ये प्लेसमेंट है ना। भाई बहुत सी बातें हैं जो आपसे करना चाहते हैं, लेकिन वक्त हुआ है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू फाइनल काउंटडाउन शो। पहले 2 सेगमेंट में हमारे साथ थे जनाब मोइनुल अतीक साहब, जो कि फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं, और अब हमारे साथ इस सेगमेंट में हैं जनाब आमिर हमीद साहब। आमिर हमीद साहब साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं। तो अपने शो में आमिर हमीद साहब को खुशामदीद कहते हैं। ये आमिर भाई कैसे हैं आप? आमिर भाई, बहुत सारे लोगों की राय डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से जो है वो जानना चाहते हैं कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट को हो क्या गया है। डोमेस्टिक क्रिकेट में जो वो टैलेंट नहीं है, हमारी बेंच स्ट्रेंथ नहीं बन पा रही है, और बहुत से लोग परेशान हैं कि डोमेस्टिक से वो टैलेंट, जैसे आबिद अली निकला है या दूसरे और लड़के हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा। नंबर 1। नंबर 2 ये कि वो टैलेंट सामने क्यों नहीं आ रहा है, क्या रीजन है? भाई एक तो मेरे ख्याल में प्रोजेक्शन नहीं मिल रही यंगस्टर्स को, और वो परफॉर्म करते हैं लेकिन उनको फिर आगे से हिस्सा लेने का मेन टीम में मौका नहीं मिलता। तो ये हमारी, अब आप कहें सिलेक्शन कमेटी का फॉल्ट है, तो सिलेक्शन कमेटी पिक नहीं करती उनको चांस। और कई प्लेयर तो ऐसे हैं, जैसे उस्मान सलाउद्दीन हैं और दूसरे एक और जो थे सऊद शकील हैं, शकील आए हैं, और बहुत सारे और खिलाड़ी आ रहे हैं, साद हैं, इस तरह के बहुत से क्रिकेटर आ रहे हैं। आपका तो कोयटा ग्लेडिएटर के साथ बहुत ज़्यादा एक, जिसे कहते हैं, बहुत जल रहे हैं, और मॉरली बहुत सपोर्ट किया आपने कोयटा ग्लेडिएटर को। और कोयटा ग्लेडिएटर के हवाले से अब तो ये बड़ी चेमुगुइयाँ हो रही हैं जनाब कि अहमद शहजाद और उमर अकमल, जो डिसिप्लिन के इश्यूज इनके साथ सबसे ज़्यादा रहते हैं, नदीम भाई ने उनको साथ ले लिया है। और नदीम उमर साहब के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि नदीम भाई एक ग्रेट इंसान है, बहुत जेम ऑफ अ पर्सन है, और नदीम भाई मेरे इंस्टीट्यूट से भी इनका ताल्लुक है, और हम एक सेम इंस्टीट्यूट पाकिस्तान मैरीन अकेडमी से हैं। तो इट्स ऑनर फॉर मी दैट नदीम भाई जो है कोयटा ग्लेडिएटर को ओन करते हैं, और बहुत ज़्यादा तवक्कात ये हैं कि कोयटा ग्लेडिएटर अच्छा परफॉर्म करेगी। तो इस सीजन यानी 4th एडिशन में आप क्या समझते हैं कोयटा ग्लेडिएटर के हवाले से? आपने अहमद शहजाद और उमर अकमल के बारे में बात की, तो उनके साथ डिसिप्लिन का प्रॉब्लम काफ़ी रहा, और अहमद शहजाद तो 2 एडिशन में साथ भी थे। लेकिन हमारे पास वो हमारे जो मैनेजमेंट में आजम खान है, इज़ अ वेरी टफ गाय, तो ये उसका इम्तिहान होगा। मोइन खान इज़ ऑल्सो देयर, आपको पता है, तो वो पाकिस्तान टीम को ही मैनेज कर चुके हैं। तो अब ये इनकी पता चलेगी मैनेजमेंट कि इनको कैसे हैंडल करते हैं। सुहेल तनवीर हमारे पास हैं अभी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार जनाब आफ्ताब आलम साहब। जी आफ्ताब साहब, आप हमें सुन सकते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम आमिर जी, मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम आमिर हमीद साहब और दूसरे हमारे जो मेहमान हैं मोइन साहब। जी 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 आफ्ताब साहब, मैं जानना ये चाहता हूँ आपसे कि हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में
क्या रीजंस हैं कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ स्ट्रांग नहीं हो रही है? अभी मिकी आर्थर का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में टैलेंट नहीं मिल रहा है, बहुत चैलेंजिंग है, और एनसीए नेशनल क्रिकेट एकेडमी में भी बड़े टैलेंटेड खिलाड़ी आते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे वो पाकिस्तान में जगह नहीं बना सकते। 10-12 खिलाड़ी तो वही होते हैं, 2-4 खिलाड़ी जो है चेंज होते हैं, तो क्यों वो टैलेंट सामने नहीं आ रहा? देखिए आमिर, बात यह है कि मिकी आर्थर की स्टेटमेंट पे तो मैं कुछ नहीं कहता। मिकी आर्थर ना तो पाकिस्तान क्रिकेट के जो मैचेस हैं वो लाइव जाकर ग्राउंड में देखते हैं, ना उन्हें आइडिया है। जो लड़के आगे रिकमेंड होकर आगे आते हैं उन्हीं को वो एनसीए में भी ट्रेनिंग देते हैं। और बेंच स्ट्रेंथ के बारे में जैसे आमिर हमीद साहब बता रहे हैं, प्रॉब्लम ये नहीं है। अब आपको थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा कि बेंच स्ट्रेंथ हमारी क्यों नहीं है। उसकी बुनियादी वजह हमारा डोमेस्टिक का जो ढांचा है ना, वो सारी दुनिया इस पे बात करती है। एक तो सबसे बुनियादी इशू ये कि आप ना तो सबसे पहले आप विकेट उस लेवल की नहीं बनाते, और जब आप पाकिस्तान की जो विकेट है, जो हमारा T20 का फॉर्मेट है, जो हमारा वनडे मैचेस हो रहे हैं, आप उनकी पिचेस देख लें। मैचेस में जब आपकी इंटरेस्ट ही खत्म हो जाती, वही लड़के इन विकेट्स पे जब खेलते हैं तो और तरह के परफॉर्मर होते हैं। आप उन्हें उठाकर जैसे कि बाहर लेके जाते हैं, वहां जाके उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल 30 से 70% नीचे आ जाती है। ना सिलेक्टर वहां पे कुछ कर सकता है, क्योंकि आपने इन्हीं लोगों को जो क्रिकेट खेल रहे हैं ना पाकिस्तान में, यही लड़के हैं जो डिपार्टमेंट्स में खेल रहे हैं, यही लड़के हैं जो रीजन की टीमों में खेल रहे हैं। फिर अगर आप आ जाएं तो फिर डिफरेंट रीजन्स को आप देख लें। आफ्ताब साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। अभी मैं कोयटा ग्लेडिएटर की बात कर रहा हूं आमिर हमीद साहब से। तो आमिर हमीद साहब, कोयटा ग्लेडिएटर ने पहले 3 एडिशंस में बेहतरीन परफॉर्म किया, बड़े क्लोज मार्जिन से जो वो हारे मैचेस। तो कोयटा ग्लेडिएटर ने जो अभी जो बनाई है थिंक टैंक ने, उनका क्या ये राय है? वीव रिचर्ड तो आपके मेंटोर हैं, और साथ में नदीम भाई खुद वन ऑफ द बेस्ट जेंटलमैन, और उसके साथ टीम में मोइन खान, आजम, ये तो आपकी पूरी थिंक टैंक बहुत स्ट्रॉन्ग थिंक टैंक है। और उसके साथ साथ जो सरफराज पाकिस्तान के कैप्टन भी हैं और आप भी कैप्टन भी हैं, तो क्या तवक्कात हैं इस बार कोयटा ग्लेडिएटर जो है वो जीत जाएगी ये 4th एडिशन? बिल्कुल, इंशाल्लाह इस बार हमारी जो फाइनल 11 तो बहुत स्ट्रॉन्ग बन रही है, और सरफराज भी बहुत मैच्योर हो गए हैं अब, क्योंकि सरफराज को अगर आप देखें तो हमने ही पहले कैप्टन बनाया था, जहाँ से वो फिर पाकिस्तान टीम तक आए। तो अब ये 4था एडिशन है, बहुत मैच्योर हैं और बड़े अच्छे डिसीजन लेने लगे हैं, और पीछे विकेट के पीछे से भी वो काफ़ी मोटिवेट करते हैं प्लेयर्स को, और जो कि हमें शायद कोई नज़र भी आया था, शायद जब सरफराज नहीं था तो मैम रिजवान इतना मोटिवेट नहीं कर सके, क्योंकि वो एक एक बॉल पे चीख होते, आपको आवाज़ें आ रही होती हैं, शादाब तो ये कर, पीछे कर, आगे कर, बिल्कुल ऐसा ही। तो ये हमारे क्लब क्रिकेट का स्टाइल है, ठीक है, ये इसी ग्रास रूट लेवल से गए हैं, तो वो प्लेयर्स को अच्छा चेक में रखते हैं, अपने जूनियर्स को भी। तो इस बार इंशाल्लाह चांसेस हैं कि हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। उमर एसोसिएट से कहानी शुरू होती है जनाब, उमर एसोसिएट से कहानी शुरू होती है, और ये कहानी कहाँ जहाँ के कोयटा ग्लेडिएटर तक पहुँच गई, और आज कोयटा ग्लेडिएटर को सब जानते हैं, आज नदीम भाई को सब जानते हैं, और क्रिकेट के हवाले से उनकी खिदमात को सब लोग सराहते हैं। तो आप ये बताइएगा जो इस जर्नी में क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ा? काफ़ी पहले 92 में शुरू की थी हमने उमर, इसको हमारी CTC के नाम से डिपार्टमेंट बनाया था, और मैं इसका फर्स्ट कैप्टन था। मैंने अपने दोस्त जमा के नदीम भाई थे, पहले हम टेप बॉल से खेलते थे, इस तरह हमने ये शुरू की, ये शौक बढ़ते बढ़ते कारवां, जिस तरह 98 तक हमने फिर एक क्लब बनाया, उमर क्रिकेट क्लब, जो बाद में उमर एसोसिएशन हमसे एक बड़ा मशहूर डिपार्टमेंट बना। और फिर आप देखते हैं फिर प्लेयर्स आते गए, कौन कौन नहीं आया, तकरीबन सारे टॉप प्लेयर्स ने यहाँ आके खेला, और रमज़ान क्रिकेट तो मशहूर है कराची की, तो इसमें हमारी टीम वन ऑफ कितने 10 साल से तो लीडिंग टीम है, बेस्ट लीडिंग टीम, मोर देन 10 ईयर्स आप समझें कि लीडिंग टीम है, और बस इसका नाम यही होता है कि जहाँ उमर एसोसिएट है वो जीत जाएगी। आफ्ताब साहब, आप क्या कहते हैं कोयटा ग्लेडिएटर की परफॉर्मेंस के हवाले से, क्योंकि आमिर हमीद साहब उनसे ताल्लुक रखते हैं और हमारे साथ बैठे हुए हैं, PSL 14 फैब से शुरू होने जा रहा है, तो कोयटा ग्लेडिएटर से आपकी क्या तवक्कात है? मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं आमिर, के नदीम भाई जो हैं, इज ए विजनरी मैन, और उन्होंने एक चीज सोची थी और उसको इम्प्लीमेंट भी करवा लिया उन्होंने। और खुशकिस्मती ये रही है कि एक जमाने में मैं 87-88 में मैं कोयटा ग्लेडिएटर के जो ऑनर है इनके साथ जॉब भी कर चुका हूँ। इनिशियली फर्स्ट टाइम मैंने जो जॉब की थी, तो मैं उनको उस वक्त से जानता हूँ, और ये आमिर साहब भी बैठे हुए हैं। क्रिकेट के हवाले से उनका जो इस दफा ये 4th जो एडिशन है, इसमें देखिए सारी टीमें स्ट्रांग है, हर टीम ने 2, 4, 5 अच्छे प्लेयर लिए हैं, शफल्स हुए हैं प्लेयर, लेकिन कोयटा ग्लेडिएटर की अपनी जो बेंच स्ट्रेंथ है और जो ओवरऑल उसकी वो है, पाकिस्तानी टीम के जो कैप्टन है ना सरफराज,
वो इस वक्त इस टीम की भी क़यादत कर रहे हैं। तो एक मॉरली एक बहुत बड़ा एज हासिल है क्वेटा ग्लैडिएटर को। एंड ऑफ द डे क्रिकेट बाई चांस खेल है, टफ कंपटीशन होगा और उम्मीद ये है कि जब फाइनल होगा तो फाइनल में इंशाल्लाह ये टीम आ जाएगी। देखिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है 2 दफा सीजन जो है जीत चुकी है, फर्स्ट एंड थर्ड एडिशन, और सेकंड एडिशन आपको पेशावर ज़ल्मी ने जीता। डैरन समी से भी बहुत लोग मोहब्बत करते हैं, जब भी वो पाकिस्तान आते हैं तो एक खास मतलब lot of people like him, you know, because of his attitude और उनका positive mental attitude और पाकिस्तान से उनकी मोहब्बत। और अब ये भी कहा जा रहा है कि AB de Villiers जो हैं वो भी पाकिस्तान में मैचेस खेलेंगे, और डैन ब्रावो और बहुत सारे और खिलाड़ी पाकिस्तान आ रहे हैं। इस पिछले 3 एडिशन में 77 इंटरनेशनल प्लेयर्स ने जो है मुख्तलिफ फ्रेंचाइज के साथ क्रिकेट में जो है शामिल रहे हैं। तो अब नए भी कई इंटरनेशनल प्लेयर्स आए हैं। इससे पाकिस्तान में क्रिकेट रिवाइवल का क्या समझते हैं? क्योंकि 8 मैचेस पाकिस्तान में होने जा रहे हैं, 3 मैचेस लाहौर में और 5 जो है कराची में, और फाइनल भी कराची में होगा। तो क्या समझते हैं क्रिकेट रिवाइवल? पहले आपसे, फिर बाद में आमिर भाई से। जी आपका जी, मैं ये आपको एक बात बताऊं कि डैरेन समी का आपने जिक्र किया, तमाम इंटरनेशनल प्लेयर्स का जिक्र किया, लेकिन जो सबसे बुनियादी चीज है हम उसको मिस करते हैं। जितने भी फ्रेंचाइज के ऑनर्स हैं या जितने भी लोग हैं जो पूरा एक ही चीज सोचते हैं कि आधा आपका जो PSL है वो आधे से ज्यादा तो दुबई और शारजा में हो रहा है। अगर पूरा PSL पाकिस्तान में होगा तो मैं आपको एश्योर करता हूँ इस बात पे, अल्लाह की जात पे मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान में क्रिकेट का मेयार मजीद बेहतर होगा, नए लड़के भी आगे आएंगे और पाकिस्तान में क्रिकेट के शौकीन को एक प्रॉपर क्रिकेट मिलेगी जो पहले मिला करती थी। और ये जो क्रिकेट के हवाले से देखें, ISPR भी इस पे पूरा फोकस है कि पाकिस्तान में इंटर स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाए। तो क्रिकेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप पूरी दुनिया से बहुत जल्दी लाइव ऑन में आ जाते हैं। देखिए, ये आफ्ताब साहब कथा कलामी, ये आपको जो 4th एडिशन का जो गाना है फवाद का, ये कैसा लगा? कि क्रिकेट सबके दिलों को जोड़े है, सब लोगों को करीब लाने का एक जरिया है। लेकिन अब आप देखें ना, 4th एडिशन में जो फवाद का गाना है, जो पॉपुलर सिंगर नहीं है लेकिन उन्होंने बड़ी कोशिश की है, बड़ी एफर्ट की है और ये गाना हिट हो गया है। और इस PSL में कोई भी सॉन्ग आएगा, आप नोट कीजिएगा, वो जरूर हिट होगा। जी आमिर साहब, आप क्या कहेंगे आमिर भाई इस हवाले से? सॉन्ग के बारे में? सॉन्ग नहीं, जो मैंने पहले सवाल आपसे किया था, इसके जो है क्रिकेट रिवाइवल का पाकिस्तान में 8 मैचेस। बिल्कुल, ये हमारे जैसे ही हमारे पास तकरीबन 100% PSL पाकिस्तान में आ जाएगा तो बस जस्ट पार्ट ऑफ डेज में इंशाल्लाह क्रिकेट भी इंटरनेशनल हो जाएगी। और जब से हमारे प्रेसिडेंट इमरान खान, वो भी एक बहुत बड़ी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं, तो हमारा इमेज वैसे ही बहुत अच्छी तरीके से तेज़ी से इम्प्रूव हो रहा है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और फ्रेंचाइज टीम में पाकिस्तान में शामिल होंगी और सिटीज की, जैसे फैसलाबाद नहीं है या दूसरे कोई शहर है वो नहीं है। एक्चुअली ये तो 10 तक है, इसमें ऐड होते जाएंगे 1-1, 2-2 टीमें। तो इन द एंड में हमें 8 टीमों का है। तो आपको यकीन है कि पाकिस्तान फर्स्ट क्लास क्रिकेट दोबारा रिवाइव होगी? पाकिस्तान PSL से हमें शादाब, फखर जमान, हसन अली जैसे क्रिकेटर मिले हैं, तो आने वाले वक्त में और भी हसन, सऊद शकील, साद, यहाँ इस तरह के और क्रिकेटर मिलेंगे। जितना ही क्रिकेट होगी और लोकल आएगी तो मेच्योरिटी बढ़ेगी। आप इंडिया का देख लें IPL, वो कैसे उनके पास कैसे अब प्लेयर्स हो गए, क्या स्ट्रेंथ है उनके पास। तो इंशाल्लाह ये भी हमारे पास भी वही चीज़ है, वही प्रोसेस है, इससे प्लेयर्स आएंगे नहीं। क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए बहुत नेक तमन्नाएं हमारी हैं, नदीम भाई के लिए भी और उनकी टीम के लिए भी, मोइन खान, सरफराज अहमद और पूरी पाकिस्तान की टीम के, और इसी तरह दूसरे फ्रेंचाइज टीमें जो हैं उनके भी हम लोगों को बुलाएंगे, तो उनसे बात करेंगे इस सिलसिले में। आज क्वेटा ग्लैडिएटर की तरफ से आप नुमाइंदगी कर रहे थे, आपसे बात हुई, तो मैं सिर्फ आखिर में ये पूछना चाहूँगा आपसे, लास्ट मेरा ये क्वेश्चन है कि पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट जो कि हमेशा से एक इशू रहा है, इस क्रिकेट को बेहतर करने के लिए वो आखिरी लाया अमल, या वो ऐसा कौन सा स्ट्रेटजी है जो इसको बेहतर कर सकती है? कोचेज और ये बड़े जेन्युइन लोग लाने पड़ेंगे जो वर्क करना जानते हैं, जो सिंसियर हों, ये नहीं कि वो टाइम पास करें। तो उसके लिए वो जो स्ट्रैटेजी बनाने वाले लोग हैं वो आपको, वो भी ऊपर ऑन द टॉप भी आपको अच्छे लोग चाहिए जो वर्क करना जानते हो। जब वो टॉप अच्छा होगा, वो नीचे से आपको खुद ही अच्छे लोग लेकर आएगा। बहुत अच्छी बात आमिर भाई आपने की, और आफ्ताब आलम साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे टेलीफोन लाइन पे। आमिर हमीद साहब हमारे साथ थे, क्वेटा ग्लैडिएटर की मॉरल सपोर्टर, और जा रहे हैं आप क्वेटा की तरफ से दुबई में
और इंशाल्लाह ताला पूरी सपोर्ट करना चाहूंगा। इंशाल्लाह पूरी सपोर्ट करेंगे। पूरा पाकिस्तान आपको सपोर्ट कर रहा है, दूसरे फ्रेंचाइज को भी सपोर्ट कर रहा है। देखिए बातें बहुत है क्रिकेट के हवाले से, अगर हम बातें करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि क्रिकेट में पाकिस्तान की नाकामी ये वजह है, ये रीजन है, डोमेस्टिक क्रिकेट में ये मसाइल हैं, लेकिन इसको बेहतर कैसे करना है? ये बेहतर करना है हमारे अरबाबो अख्तियार ने, ये बेहतर करना है हमारी पीसीबी ने, ये बेहतर करना है हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने, हमारे सीनियर स्पोर्ट्स खिलाड़ियों ने, हमारे प्लेयर्स जो कि परफॉर्म कर रहे हैं ऑन ग्राउंड, मतलब ग्राउंड के अंदर जो परफॉर्म कर रहे हैं उन्होंने सब मिलकर जब इस पूरी कौम की दुआओं के साथ ये काम करेंगे तो पाकिस्तान की टीम नंबर 1 टीम बन सकती है। पाकिस्तान की टीम T20 इंटरनेशनल में नंबर 1 है, ODI में और टेस्ट फॉर्मेट में भी पाकिस्तान की टीम आने वाले वक्त में नंबर 1 होगी, और उसी वक्त होगी जब हम सब साथ मिलकर जेल होकर इस कौम के लिए, इस पाकिस्तान के लिए, अपने खिलाड़ियों के लिए उनको हमेशा जो है ना बैकअप करेंगे और उनको कहेंगे कि इंशाल्लाह यू विल परफॉर्म बेटर द डे कम्स, यू नो। सो एंड ऑफ द डे इस शो में हम आपसे इजाजत चाहते हैं। उम्मीद है कि ये फाइनल काउंटडाउन शो आपको पसंद आया होगा। आपसे जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। तो जाते जाते सिर्फ इतना कहेंगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद।